नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को एनालिसिस के साथ सॉल्व कराते हैं। साथ ही साथ सोशियोलॉजी के बेसिक टॉपिक्स और थिंकर के टॉपिक्स को भी हम सॉल्व कराते हैं और नोट्स भी तैयार करवाते हैं। और तो कई परीक्षाएं नज़दीक हैं, तो फिर इसके ध्यान में रखते हुए अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और एनालिसिस के साथ सॉल्व करते हैं। पूरी पड़ताल करके आंसर को आपको बताते हैं और किसी विद्वान से कौन कौन से क्वेश्चन बनने वाले होते हैं उसके बारे में भी बताते हैं। तो इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। विद्वान दिए हुए हैं और उन्होंने जात की उत्पत्ति के कौन से सिद्धांत दिए हुए हैं उसको मैच कराना है। तो होकार्ट के सामने दिया हुआ है जात की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत, नेस्फील्ड जात की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत, अबे डुबाय जात की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत, रिजले जात की उत्पत्ति का ब्राह्मणीय सिद्धांत। तो आप लोग बता दें, होकार्ट और सेनार्ट महोदय थे, उन्होंने जाति की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत दिया था और नेस्फील्ड जो है जात की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत दिया हुआ है। अबे डुबाई की बात करें तो जात की उत्पत्ति का ब्राह्मणी सिद्धांत दिया हुआ है और जीएस घुरिये इसी का समर्थन करते हैं। और रिजले जो हैं जात की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत देते हैं। तो इस प्रकार से 2, 3, 4, 1 सही होगा। 2, 3, 4, 1 जो है बी विकल्प में है, तो इस प्रकार से बी विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब निदर्शन का कोई ढांचा न हो तो किस प्रकार का निदर्शन उपयुक्त होगा। दोस्तों, निदर्शन के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपको निश्चित न हो कि हमारा निदर्शन कौन होगा, तो किस प्रकार के निदर्शन का चयन करना चाहिए। हमारे उत्तरदाता ज्ञात न हो हमको, तो हमको किस प्रकार का निदर्शन उपयोग करना चाहिए। तो उसके लिए एग्जाम्पल विकल्प दिया हुआ है, कोटा निदर्शन, स्तरीकृत निदर्शन, स्नोबॉल निदर्शन, बहुस्तरीय निदर्शन। इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा स्नोबॉल सैंपलिंग निदर्शन। तो पहले हम स्नोबॉल सैंपलिंग निदर्शन क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं, फिर सभी विकल्पों के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर तो इसका है स्नोबॉल सैंपलिंग निदर्शन। स्नोबॉल सैंपलिंग निदर्शन उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए आप शोध कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए एड्स पे या कुछ ऐसे तत्वों पे शोध कार्य कर रहे हैं जिससे लोगों की सूचनाएं दूसरे तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी एक उत्तरदाता जो आपको मिलता है, तो उससे संपर्क से दूसरा, दूसरे के संपर्क से तीसरा, तीसरे से चौथा व्यक्ति से हम संपर्क करते करते हम उनसे क्या है डाटा कलेक्ट करते हैं। इसको कहते स्नोबॉल सैंपलिंग। ऐसे समझिए, स्नोबॉल सैंपलिंग का मतलब होता है जैसे बर्फ़ की जो गेंद होती है, बर्फीली जगहों पे जहाँ बर्फ़बारी हुई रहती है, वहाँ पे बर्फ़ की गेंद जो है लुढ़कते लुढ़कते और बड़ी होती है, उसकी साइज होती है बड़ी होती जाती है। तो इसी प्रकार से स्नोबॉल सैंपलिंग जो होती है, एक उत्तरदाता भी अगर आपको मिल जाता है, उसके माध्यम से हम दूसरे उत्तरदाता तक पहुँचते हैं, दूसरे से तीसरे तक, तीसरे से चौथे उत्तरदाता तक पहुँचते हैं। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। कोटा निदर्शन वह होता है जिसमें हम निदर्शन के बारे में तो जानते हैं, लेकिन जिस अनुपात में हमको उत्तरदाताओं की आवश्यकता होगी उसके अनुपात में हम विभिन्न क्षेत्रों से, जैसे स्त्री पुरुष को हमको कितने पुरुषों से उत्तर लेना है, तो इस प्रकार से हम कोटा निर्धारित कर देते हैं कि हमको इतनी स्त्रियों से, इतने पुरुषों से डाटा लेना है। तो इसे हम कोटा निदर्शन कहते हैं।
स्तरीकृत निदर्शन का मतलब होता है जनसंख्या को विभिन्न स्तरों में बांट करके, जैसे हमको किसी भी विषय पे अध्ययन करना है और उसका आर्थिक प्रभाव देखना है कि आर्थिक प्रभाव क्या होता है, तो हम ऐसे व्यक्तियों को लेंगे। मान लीजिए कुछ लोग गरीब वर्ग के हैं, कुछ लोग लखपति वर्ग के हैं, कुछ लोग करोड़पति वर्ग के हैं, तो सबको सभी स्तरों में पहले बांटेंगे कि यह लखपति वर्ग का है, ये करोड़पति वर्ग से। तो हर स्तर से हम 4-4, 5-5 जितनी भी हमारी आवश्यकता होगी इतने उत्तरदाताओं का चयन करेंगे, तो उसे हम स्तरीकृत निदर्शन कहते हैं। उसी प्रकार से बहुस्तरीय निदर्शन वह होता है बहुत से अलग अलग समूहों में पहले विभाजित करते हैं, फिर उसमें हम स्तरीकरण करते हैं, तो उसे हम बहुस्तरीय निदर्शन के नाम से जानते हैं। तो इसमें पूछा हुआ है जब निदर्शन का कोई ढांचा न हो, तो मतलब उत्तरदाता हमको ज्ञात न हो, तो हम क्या करते हैं, स्नोबॉल सैंपलिंग का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, सोरोकिन ने 3 प्रमुख प्रकार के वर्ग स्तरीकरण की चर्चा की है, इसमें से कौन सा एक शामिल नहीं है। 3 प्रकार के स्तरीकरण की चर्चा जो है सोरोकिन करते हैं, उसमें 3 तो है और एक इसमें से गलत है। विकल्प में है आर्थिक वर्ग, सामाजिक वर्ग, राजनीतिक वर्ग और व्यावसायिक वर्ग। तो सोरोकिन ने स्तरीकरण के संदर्भ में व्यावसायिक वर्ग की चर्चा किया हुआ है, राजनीतिक वर्ग की चर्चा करते हैं और आर्थिक वर्ग की चर्चा करते हैं, सामाजिक स्तरीकरण की बात नहीं करते हैं। इस प्रकार से बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। सोरोकिन से अधिकांशतः सवाल बनता है कि सोरोकिन एक चक्रीय सिद्धांतकार थे। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक स्वरूप की चर्चा किया हुआ है कि यानी समाज में संस्कृतियों के परिवर्तन से समाज में परिवर्तन होता है और संस्कृतियों में परिवर्तन जो होता है वो चक्रीय होता है। चक्री क्या है, ये बेसिक रूप से ये बताते हैं कि घड़ी के पेंडुलम की तरह संस्कृति जो है एक सीमा से दूसरी सीमा पर और दूसरी सीमा से फिर पहली सीमा पर पहुंचता है। तो इसे इन्होंने पहली सीमा को चेतनात्मक संस्कृति बताया था और उसके बाद इन्होंने भावात्मक संस्कृति बताया था और बीच में जो है आदर्शात्मक संस्कृति की चर्चा किया है। मतलब एक सीमा पे चेतनात्मक संस्कृति होती है, दूसरी सीमा पे भावनात्मक संस्कृति होती है और बीच में आदर्शात्मक संस्कृति होती है। इसी के बीच में संस्कृति जो है पेंडुलम की तरह अप डाउन करती रहती है। तो इन्होंने इसे संस्कृतिकरण का का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत कहा है। यही परिवर्तन इनका है सीमाओं के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। पेंडुलम का सिद्धांत भी इसी सिद्धांत कहते हैं। और इसके बाद बात करें तो इनकी पुस्तकें 2 बहुत महत्वपूर्ण हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछी हुई हैं। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स इनकी पुस्तक है, एक है कंटेम्प्रोरी सोशियोलॉजिकल थियरी। ये दोनों पुस्तकें बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है कौन सा सुमेल नहीं है। तो पहला है विशेष विवाह अधिनियम 1954। यह सही बात है कि विशेष विवाह अधिनियम जो है 1954 में पारित हुआ था। और हिंदू विवाह अधिनियम 1955, यह भी सही है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, यह भी सही है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में आया था। और मुस्लिमों को छोड़ दिया जाए तो भारत में बसने वाले बौद्ध, सिख, जैन और हिंदुओं पर यह अधिनियम लागू होता है। उसके बाद दहेज निरोधक अधिनियम 1965 में नहीं आया था, यह आया था 1961 ईस्वी में। और इसका पहला संशोधन हुआ था 1984 ईस्वी में और दूसरा संशोधन 1986 ईस्वी में। तो यह भी पूछा जाता है कि दहेज निरोधक अधिनियम, ध्यान रखिएगा दहेज अधिनियम नहीं कहा जाता, दहेज को रोकने के लिए अधिनियम लाया गया था, इसलिए इसे दहेज निरोधक अधिनियम कहा जाता है। यह 1961 ईस्वी में आया था और उसमें संशोधन 84 में हुआ था, 86 में भी दूसरा संशोधन हुआ था। तो आप लोग ध्यान रखिए कि यह भी पूछा जाता है कि दहेज निरोधक अधिनियम संशोधन कब आया था। एक बार परीक्षा में पूछा हुआ था ये, तो 1986 उसमें ऑप्शन में दिया हुआ था, तो उसमें वही आयोग ने सही भी माना था। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा 1961, 1984 और 1986 ईस्वी में
यह जो है संशोधन होते हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी नारीवाद इकोफेमिनिज्म शब्द किसने गढ़ा? सबसे पहली बार इकोफेमिनिज्म शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था? तो इकोफेमिनिज्म के बारे में बता दें, यह एक राजनीतिक सामाजिक आंदोलन है और इसमें जो है महिलाओं के शोषण और पर्यावरण के क्षरण के बीच में क्या संबंध पाया जाता है, इसको ज्ञात करने का प्रयास किया गया है इसमें। और यह महिलाओं और प्रकृति के बीच के संबंधों को समझने की कोशिश करता है कि महिला और प्रकृति के बीच में किस प्रकार के संबंध हैं। इसे इकोफेमिनिज्म के नाम से जाना जाता है, पारिस्थितिकी नारीवाद के नाम से जाना जाता है। और इस शब्द का प्रयोग जो है फ्रैंकोइस डी आउबोन ने किया था, तो इस प्रकार से बी विकल्प सही हो जाएगा। फ्रैंकोइस डी आउबोन ने इसका प्रयोग किया हुआ है। अगला प्रश्न है, सामाजिक संरचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा इसको कि सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग किसने किया है। विकल्प में है टालकाट पार्सन्स, हर्बर्ट स्पेंसर, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोव्स्की। तो सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहली बार समाजशास्त्र में जो है हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने किया था, तो इस प्रकार से बी विकल्प सही हो जाएगा। किसी किसी आयोग में जो है हर्बर्ट स्पेंसर ऑप्शन में नहीं रहते हैं, तो दुर्खिम जो है इसका बहुतायत में प्रयोग किए हुए हैं, तो दूसरे विकल्प में दुर्खिम सही हो जाता है। अगर हर्बर्ट स्पेंसर ऑप्शन में है और दुर्खिम भी ऑप्शन में है तो हर्बर्ट स्पेंसर सही होगा। अगर हर्बर्ट स्पेंसर नहीं है तो दुर्खिम को सही माना जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर से और बनने वाले प्रश्नों के बारे में बात करें तो इन्होंने जो है समाज की तुलना जो है मानव शरीर सावयव से किया हुआ है। इन्होंने बताया कि जैसे जैसे मानव का शरीर प्रारंभिक अवस्था में माता के गर्भ में जो रहता है तो ये भ्रूण अवस्था में रहता है, धीरे धीरे उसके अंगों का विकास होता है। ऐसे ही समाज के सभी अंग क्या होते हैं, धीरे धीरे विकसित होते हैं। जिस प्रकार की जिस वस्तु की आवश्यकता होती है, जिस अंग की आवश्यकता होती थी, उस प्रकार के अंग विकसित हुए। प्रारंभ में समाज का कोई भी अंग विकसित नहीं था, जैसे परिवार, नातेदारी, विवाह, ऐसे सब समाज के अंग हैं, इनका विकास प्रारंभ में नहीं था। धीरे धीरे आवश्यकताएं अनुरूप इनका अंगों का क्या हुआ, विकास हुआ, जैसे मानव के शरीर का विकास होता है। तो इसीलिए इनके इस सिद्धांत को सावयवी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी चीज़ बताएं कि इन्होंने इसी प्रकार से बताया कि जैसे मानव के शरीर के अंग विकसित होते हैं किंतु इनका शरीर से अलग अस्तित्व नहीं होता, यह सभी मिल करके शरीर स्वरूपी संरचना को निर्मित करते हैं। उसी प्रकार के समाज के विभिन्न अंग भी समाज से निकले हुए हैं और यह समाज से अलग नहीं रह सकते, यह भी सभी मिल करके समाज की संरचना को बनाते हैं। तो यही है इनकी संरचना का सबसे पहली बार इन्होंने ही प्रयोग किया था। और स्पेंसर से बनने वाले प्रश्नों के बारे में बात करें तो इन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक लिखा हुआ है। एक पुस्तक इनकी और है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, सोशल स्टैटिक्स, यह भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, यह भी पूछा जाता है। और ये सामाजिक विकासवाद की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया में हर किसी की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है किंतु हर किसी के लालच के लिए नहीं, यह किसने कहा है? दुनिया में मानव की जो भी आवश्यकताएं हैं सबके लिए पर्याप्त है, किंतु यदि मानव लालच करेगा तो लालच की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, यह शब्द किसने कहा है? विकल्प में हैं टैगोर, मेधा पाटकर, विनोबा भावे, महात्मा गांधी। तो आप लोगों को बता दें, यह बात करें कि दुनिया में हर किसी की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है, यानी दुनिया में जो है मनुष्य की आवश्यकताएं तो पूरी हो सकती हैं किंतु लालच की आवश्यकताएं नहीं पूरी हो सकती, यह जो है
कोटेशन महात्मा गांधी द्वारा कहा गया है। तो इस प्रकार से डी विकल्प जो है सही हो जाता है। और महात्मा गांधी ने इसी के संदर्भ में संरक्षकता का सिद्धांत दिया था, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किया था कि मनुष्य को अपने आवश्यकता क्षमता अनुसार कार्य करके धन को कमाना चाहिए, किंतु धन उनका व्यक्तिगत धन नहीं है, इसके ट्रस्टी के रूप में व्यक्तियों के बीच में क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। मतलब व्यक्तियों के बीच में एक ट्रस्टी के रूप में स्थापित करके ट्रस्ट के माध्यम से उसको वितरित करना चाहिए, क्योंकि धन जो होता है वह व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती, यह समाज की संपत्ति होती है। ऐसी बात जो है ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में महात्मा गांधी करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें पूछा हुआ है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर सही है, यह 1956 में यह आयोग गठित होता है, पिछड़ा वर्ग आयोग, और 57 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले ने किया था। और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करेंगे तो बीपी मंडल, विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल इसके अध्यक्ष थे, यह भी बात सही है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी की स्थापना जो है यह श्री नारायण गुरु स्वामी ने नहीं किया था। अगर इसकी बात करें तो यश करुणानिधि ने इसकी जो है स्थापना की थी। अब श्री नारायण गुरु के बारे में अगर बात करें तो यह जो है दक्षिण भारत के केरल के निवासी थे और ये एक दलित परिवार समाज से आते थे। और एझावा जाति जो है, जो अवर्ण जाति के नाम से भी जानी जाती थी, से संबंधित थे। और दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ जो है आंदोलन चलाया था, समाज सुधारी आंदोलन चलाया था। और बात करें, इन्होंने मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था। और जाति के विरोध में, जातिवाद के विरोध में इन्होंने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की थी। और एक नारा दिया था, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। तो यह भी पूछा जाता है किसने कहा एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया है, तो श्री नारायण गुरु स्वामी ने दिया। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाता है, हमारा मैच नहीं कर रहा है, इसलिए यही विकल्प क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, आधुनिकीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आधुनिकीकरण के लिए दो नीचे कथन दिए हैं, इसमें से कौन सा सही है पूछा हुआ है। एक सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है या दोनों सही है। तो देखते हैं, आधुनिकीकरण एक यूरोपीय परियोजना थी। तो आप लोगों को बता दें, आधुनिकीकरण का प्रारंभ जो है यूरोपीय समाज से ही हुआ था। यूरोपीय समाज में ज्ञानोदय काल से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। तो इस प्रकार से पहला कथन तो सही है, क्योंकि आधुनिकीकरण एक यूरोपीय परियोजना थी, ज्ञानोदय के पश्चात यह प्रारंभ होता है। दूसरी बात करें, इसका लक्ष्य संस्कृतियों का समांगीकरण करना है। यह भी बात सही है कि आधुनिकीकरण के माध्यम से दुनिया भर की संस्कृतियां आपस में गतिशील हो रही हैं, एक दूसरे में मिल रही हैं, एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित कर रही हैं। तो दोनों सही है विकल्प। तो देखा जाए तो एक और दो दोनों जो है सी ऑप्शन में है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नहर के प्रारंभ होने से भारतीय ग्राम वैश्विक बाजार का हिस्सा बने। नीचे नहरों का नाम दिया हुआ है कि किस नहर के प्रारंभ हो जाने से भारत के गांव विश्व बाजार से जुड़ गए, ऐसा पूछा गया है। विकल्प में है पनामा नहर, थाई नहर, बाल्टिक नहर, स्वेज नहर। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, मिस्र में बनी हुई एक कृत्रिम नहर है, मानव निर्मित नहर है, जो है स्वेज नहर। यह नहर जो है
यूरोप से, भारत का यूरोप और उत्तरी अमेरिका से मार्ग आसान कर दिया। पहले घूम करके नीचे के माध्यम से समुद्री मार्ग से हम यूरोप और अमेरिका में जाते थे। तो बीच में ये अरब देशों से होते हुए मिस्र में जो है यह सुएज़ नहर की स्थापना होती है और इसके माध्यम से कम 20 घंटों का रास्ता जो है भारत का यूरोप से कम हो जाता है। तो इस प्रकार से भारत के व्यापारियों को आने जाने में सुविधा हुई यूरोप और उत्तरी अमेरिका में। तो इस प्रकार से देखा जाए सुएज़ नहर के आ जाने से यूरोप और अमेरिका से जुड़ाव भारत के गांवों का हो पाया, वैश्विक बाज़ार से जुड़ पाए। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाता है, सही हो जाता है। वर्ग की सदस्यता के आधार पर निर्भर करती है। वर्ग किसके आधार पर निर्भर करती है? जन्म, धर्म, जाति, क्षमता और योग्यता। तो दोस्तों वर्ग जो है क्षमता और योग्यता के आधार पर निर्धारित होती है कि आप योग्य हैं तो वर्ग को, अब जिस योग्य हैं आप उस वर्ग के हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास योग्यता है करोड़ों अरबों रुपए कमाने की, तो अरबपति के वर्ग में आप पहुंच जाएंगे। यदि आपके पास इतनी क्षमता नहीं है, आप उतने योग्य नहीं हैं, तो आप गरीब रहेंगे या लखपति रहेंगे। जिस प्रकार की आपकी योग्यता होगी, जितना आप धन अर्जन करेंगे, जिस प्रकार की आप विद्वत्ता अर्जन करेंगे, विद्वान होंगे, उस प्रकार के विद्वानों की श्रेणी में आप पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से यह वर्ग का निर्धारण जो होता है यह क्षमता और योग्यता के अनुसार होता है। इसीलिए वर्ग को कहते हैं खुली व्यवस्था। वर्ग जो है खुली व्यवस्था होता है, इसमें किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार ऊपर और नीचे आ जा सकता है। अगर योग्य होता वह ऊपर वाले वर्ग में पहुंच जाएगा, अगर योग्य नहीं होगा तो वह नीचे वाले वर्ग में पहुंच जाएगा। जबकि जन्म और धर्म और जात के आधार पे यह वर्ग जो होता है बंद होता है, इसमें व्यक्ति ऊपर नीचे नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण का जनक किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण का जनक किसे कहा गया है? विकल्प में हैं राउंट्री, बाउले, चार्ल्स बूथ, हार्वर्ड। तो आप लोगों को बता दें वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण का जनक जो है चार्ल्स बूथ महोदय को माना जाता है। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाता है, सही हो जाता है। चार्ल्स बूथ महोदय जो हैं गरीबी और शोषण पर अध्ययन किया हुआ है और सर्वेक्षण विधि के माध्यम से, गरीबी और शोषण का सर्वेक्षण विधि से लंदन में जो है इसका अध्ययन करते हैं और एक पुस्तक लिखते हैं लाइफ एंड लेबर ऑफ द पीपल इन इंडिया, लंदन, लाइफ एंड लेबर ऑफ द पीपल इन लंदन पुस्तक लिखते हैं। उसी पुस्तक में उन्होंने पहली बार जो है गरीबी और शोषण का सर्वेक्षण विधि से अध्ययन करके इसका उल्लेख किया हुआ है। तो इसलिए सामाजिक सर्वेक्षण का जनक चार्ल्स बूथ को माना जाता है। अगला प्रश्न है किसने सातवीकरण की प्रक्रिया को प्रजाति संबंधों के चक्र के रूप में परिभाषित किया है? विकल्प में है रॉबर्ट पार्क, C.W. मिल्स, A.W. ग्रीन, J.L. गिलिन। तो दोस्तों सातवीकरण की प्रक्रिया को प्रजाति संबंधों के चक्र के रूप में जो है रॉबर्ट पार्क महोदय ने परिभाषित किया है। तो इस प्रकार से ए विकल्प सही हो जाता है। यह रॉबर्ट पार्क कहते हैं कि कोई व्यक्ति या समूह जो होता है दूसरे व्यक्ति या समूह की स्मृतियों, भावनाओं, प्रवृत्तियों को ग्रहण कर लेता है और उनके अनुभव और सामाजिक संस्कृतियों को जीवन में संयुक्त हो जाता है। तो इसी को उन्होंने क्या कहा है, सातवीकरण। ऐसे समझते हैं कोई भी व्यक्ति या समूह किसी दूसरे व्यक्ति या समूह की संस्कृति को अपना के अपने में आत्मसात कर लेता है और दोनों में विशेष अंतर नहीं दिखलाई पड़ता, यानी उस संस्कृति
दूसरे संस्कृति में समाहित हो जाता है, या कि दूसरे संस्कृति का व्यक्ति दूसरे संस्कृति में जा कर के अपने आप को समाहित कर लेता है, तो इसे सात्मीकरण कहते हैं। यह परिभाषा जो है रॉबर्ट पार्क महोदय ने दिया था। तो इस प्रकार से ए विकल्प जो होता है सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतक समूह संघर्ष सिद्धांतकारों का है? संघर्ष सिद्धांतकार कौन कौन से हैं? तीन विद्वानों का नाम दिया हुआ है, कार्ल मार्क्स, सीमेल, पार्सन्स। तो पार्सन्स जो है प्रकार्यवादी हैं, तो इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा। सोरोकिन की बात करेंगे तो ये चक्री सिद्धांतकार हैं, ये गलत हो जाएगा। तो जो संघर्ष सिद्धांतकार हैं उसमें कार्ल मार्क्स, रोजनहॉफर और डेहरेनडॉर्फ हैं। तो इस प्रकार से बी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स, रोजनहॉफर और डेहरेनडॉर्फ तीनों ने संघर्ष सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न है, भूमिका और परिस्थिति के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। भूमिका और परिस्थिति के संदर्भ में कौन सा सही है? भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है। भूमिका और परिस्थिति में कोई संबंध नहीं है। दोस्तों आप लोगों को बता दें, भूमिका और परिस्थिति दोनों शब्दों का सबसे पहली बार प्रयोग जो है राल्फ लेंटन महोदय ने एक पुस्तक लिखा था 1936 ईस्वी में, द स्टडी ऑफ मैन। उसी पुस्तक में इन्होंने भूमिका और परिस्थिति की बात किया हुआ है। तो उन्होंने बताया कि परिस्थिति वह होती है जो व्यक्ति को समाज में जो स्थिति या पद प्राप्त होता है उसी को परिस्थिति के नाम से जाना जाता है। और प्रत्येक परिस्थितियों से जुड़े हुए कुछ कार्य होते हैं और उसी कार्य को भूमिका के नाम से जाना जाता है। जो इन्होंने यहाँ पे पहला बताया हुआ कि भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है। तो यही उन्होंने भूमिका के संदर्भ में परिभाषित किया है। तो इस प्रकार से पहला कथन सही है। दूसरा, इन्होंने कहा कि भूमिका और परिस्थिति में कोई संबंध नहीं होता। तो ये गलत बात है, क्योंकि भूमिका क्या होती है? परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू होती है, यानी परिस्थिति से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं उसे भूमिका कहा जाता है। तो इस प्रकार से केवल एक सही होगा, दूसरा गलत है, तो केवल एक सही हो जाएगा। तो ए विकल्प क्या हमारा हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद पर किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद पद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? इरविन गॉफमैन, एडमंड हर्शल, हर्बर्ट ब्लूमर, अल्फ्रेड शूर्ज। तो दोस्तों प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद पद जो है हर्बर्ट ब्लूमर महोदय द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाता है? सही हो जाता है। यदि ब्लूमर के बारे में बात करें कि इन्होंने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के बारे में बात किया है कि व्यक्तियों के बीच में विशेष अंतःक्रिया के प्रतीकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यानी व्यक्तियों के बीच जो अंतःक्रिया होती हैं इसमें प्रतीकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इस प्रकार से इन्होंने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को दिया था और यह शिकागो संप्रदाय से संबंधित थे। यह प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद भी शिकागो संप्रदाय से संबंधित है। और ब्लूमर महोदय जो हैं प्रत्यक्षवाद के आलोचक थे और इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक थी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म जो है इनकी पुस्तक है। पुस्तक सिर्फ इतनी नहीं है, इनकी पुस्तक है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पर्सपेक्टिव एंड मेथड है इनकी पुस्तक का पूरा नाम। लेकिन कहीं कहीं किताबों में सिर्फ इतना मिल के आता है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म जो है इतना भी आ जाता है। तो इसे जान लीजिएगा ये हर्बर्ट ब्लूमर की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, नीचे गांव दिए हुए हैं
और उसके सामने विद्वान का नाम है कि कौन से विद्वान ने किस प्रकार के कौन से गांव का अध्ययन किया था। जैसे मैक्सिकन समुदाय, एस.सी. दुबे, किशनगढ़ी, एम.एन. श्रीनिवास, रामपुरा, मैकेमेरिएट, समीरपेट, रेडफील्ड। तो मैक्सिकन समुदाय का गांव का अध्ययन जो है रेडफील्ड महोदय ने किया था। किशनगढ़ी गांव का अध्ययन जो है मैकेमेरिएट ने किया था और रामपुरा गांव का अध्ययन एम.एन. श्रीनिवास ने किया था। समीरपेट गांव का अध्ययन जो है एस.सी. दुबे ने किया था। इस प्रकार देखा जाए तो 4, 3, 2 और 1 विकल्प में सही होगा। तो विकल्प 4, 3, 2, 1 जो है ए विकल्प में दिया हुआ है, तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिक समाज वस्तुतः एक उपभोक्ता समाज है, यह किसने कहा है? उत्तर आधुनिक समाज एक उपभोक्ता समाज है, किसने कहा है? विकल्प में है डेनियल वेल, बोल्ड्रिलार्ड, लियोटार्ड, कैसल्स। दोस्तों, उत्तर आधुनिक समाज वस्तुतः एक उपभोक्ता समाज है, तो बोल्ड्रिलार्ड महोदय ने कहा था। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोल्ड्रिलार्ड एक आधुनिक समाजवेत्ता थे, इनसे बहुत ढेर सारे प्रश्न अब बनते हैं वर्तमान में। जैसे उन्होंने कहा कि आधुनिक समाज वस्तुतः एक उपभोक्ता समाज है। इन्होंने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की आलोचना किया, इन्होंने प्रत्यक्षवाद की आलोचना किया और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की आलोचना किया है, मार्क्सवाद की आलोचना करते हैं और साथ साथ ये संरचनावाद की भी आलोचना करते हैं। तो ये आलोचक आधुनिक आलोचनात्मक सिद्धांतकार माने जाएंगे। उन्होंने सिमुलेशन की बात करते हैं, जिसे संकेत भी कहते हैं, प्रतिकृति या नकल के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने उपभोक्ता समाज की चर्चा की। उसके बाद साइबरनेटिक मॉडल की चर्चा किया हुआ है और साथ साथ कहते हैं कि उत्तर आधुनिक समाज वस्तुतः एक आहत समाज है। यह भी पूछा जाता है कि किसने कहा कि उत्तर आधुनिक समाज एक आहत समाज है, तो यह बोल्ड्रिलार्ड महोदय ने कहा है। एक और इनसे कोटेशन बनता है कि उत्तर आधुनिक समाज मीडिया समाज है, किसने कहा है, तो यह भी बोल्ड्रिलार्ड महोदय ने कहा था। सिमुलेशन की 4 श्रेणियां इन्होंने बताई हुई हैं, तो यह भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, थिंकिंग सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? P.F. लजार्सफेल्ड तथा R.K. मर्टन, C.W. मिल्स, V.R. रुगेरो, जिंगमुंड बामैन तथा टीम में। तो दोस्तों, थिंकिंग सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक जो हैं जिंगमुंड बामैन तथा टीम में हैं। यह भी एक उत्तर आधुनिक सिद्धांतवेत्ता हैं और यह उत्तर आधुनिक के निराशावादी सिद्धांतवेत्ता माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक समाज विनाश या विध्वंसक समाज है। यह भी पूछा जाता है प्रश्न में कि किसने कहा आधुनिक समाज विनाश या विध्वंसक का समाज है, तो जिंगमुंड बामैन ने कहा था। और इन्होंने कहा कि आधुनिकता का बहुत बड़ा लक्षण क्या है? नैतिकता का अभाव। आधुनिक समाज में नैतिकता की में कमी आई है, यह भी पूछा जाता है। विध्वंसक हर स्थिति में आधुनिकता की उपज है। जहाँ भी देखेंगे कुछ भी विध्वंसक दिखाई पड़ रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो आधुनिकता है। ऐसी बात भी जिंगमुंड बामैन महोदय ने किया है। और साथ में ये कहते हैं कि पूंजीवाद व्यवस्था ने आधुनिकता को तेज किया है, जिससे एक जवाबी संस्कृति काउंटर कल्चर का जो है जन्म हुआ है। तो ये भी पूछा जाता है कि जवाबी संस्कृति या काउंटर कल्चर की बात कौन करता है? तो जिंगमुंड बामैन महोदय ने किया था। और यह उत्पत्ति कैसे होती है? इसके पूंजीवादी व्यवस्था ने इसको क्या है, जवाबी संस्कृति को तेज किया है। तो ऐसे प्रश्न भी बनते हैं जिंगमुंड बामैन महोदय से।
अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है। हाँ दोस्तों, तो फिर यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए। कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और लाइक तो ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। लास्ट प्रश्न है, संकेंद्रित कटिबंध सिद्धांत से किसका नाम जुड़ा हुआ है? लुईस वर्थ, रॉबर्ट पार्क तथा ई वर्गीस, टॉनिस, आर.डी. मैकेंजी। तो संकेंद्रित कटिबंध सिद्धांत जो है, यह सिद्धांत ये बताता है कि केंद्र में दबाव कम होता है, उसके उप क्षेत्रों में धीरे धीरे जनसंख्या का विस्तार होता जाता है। तो इस प्रकार के सिद्धांत को पार्क तथा वर्गीस महोदय ने दिया था। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पार्क और वर्गीस की पुस्तक की बात करें तो इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक जो है पार्क और वर्गीस की है। इसी में उन्होंने शहरों के विकास के संदर्भ में दिया था कि जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पे जनसंख्या या आबादी की कमी होती है, उसके उप क्षेत्रों में देखेंगे तो जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा होता है। और ये बताते हैं कि क्यों होता है, क्योंकि जो केंद्रीय क्षेत्र होता है वहाँ पे उद्योग धंधे होते हैं, तो लोग जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं और आवासीय क्षेत्र होते हैं उसके उप क्षेत्रों में ज़्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ पे आबादी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यह इनका है संकेंद्रीय कटिबंध सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो यह 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट यहीं पूर्ण होता है। आप लोगों ने वीडियो को देखा, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।